गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य। हम अभी फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। आज हमारा ऑडियो लेक्चर पार्ट 5 होगा। हमने अभी तक बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम ऑलरेडी बात कर ली है। कार्डियक साइकिल, हार्ट साउंड्स, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने बात कर ली हैं। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन ऑफ हार्ट, पल्सिस यानी कि जो बेसिक पल्स, रेडियल पल्स, वेरिएशन इन द पल्स, ये जो चीज़ें हैं वो हम बात करने वाले हैं। और अगर सेकेंड ब्लड प्रेशर के बारे में भी हम देखेंगे एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में ईसीजी के बारे में देखेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को कई बार ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही शॉर्ट जो है वो हमारे लेक्चर्स रहते हैं, मगर I think for your passing marks and your examination point of view ये lectures बनाए गए हैं। तो इसलिए आपको जितना नॉलेज बेसिक चाहिए होगा उतना यहाँ पे मिल जाएगा। और मैंने पहले ही बोला है, अगर आपको ज़्यादा स्पेशली मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, आयुर्वेदा के अंदर तो हमने डिटेलिंग विद द क्लिनिकल इश्यूज़ एंड ये सारी चीज़ें हम बात करते ही हैं, मगर मॉडर्न फिजियोलॉजी जो है वो सिर्फ हमें बेसिक नॉलेज होना इट्स वेरी नेसेसरी। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वो फिजियोलॉजी में दिन ब दिन चेंज होता रहेगा एंड यू मे इम्प्रूव इट बेसिकली। तो अभी एज एन फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट आपको जो बेसिक जानना है वो यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इससे भी ज़्यादा अगर आपको जानना है तो यू कैन मूव फॉरवर्ड टू दी मॉडर्न फिजियोलॉजी बुक्स लाइक सेम्बुलिंगम एंड एट्सेट्रा। तो हम शुरू करते डायरेक्टली, दैट इज़ न्यूट्रिशन ऑफ द हार्ट। तो ऑब्वियसली हार्ट के अंदर ही सारे शरीर का ब्लड प्योर इम्प्योर आता जाता रहता है, मगर फिर भी उसको डायरेक्टली जो है वो ब्लड यूज़ नहीं कर सकता, यानी कि प्योर ब्लड जो है वो हार्ट के न्यूट्रिशन के तौर पे डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता। तो हार्ट में से ही, यानी कि अयोटा में से ही एक ब्रांच निकलेगी कॉल्ड एज ए कोरोनरी आर्टरी। ओके, जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्रांच सब ब्रांच के अंदर डिवाइड होकर पूरे हार्ट को जो है वो न्यूट्रिशन सप्लाई करती है। तो कोरोनरी आर्टरी फर्स्टली डिवाइड होती है राइट एंड लेफ्ट ब्रांच में। देन राइट में से दो अगेन ब्रांच निकलेगी, दैट इज़ पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर वाल्व। सेकेंड होगा मार्जिनल ब्रांच जो राइट के अंदर होने वाला है। सॉरी फॉर दी वॉइस डिस्टर्बेंस। अगेन मैं रिप्लाई करता हूँ कोरोनरी आर्टरी का। तो कोरोनरी आर्टरी डिवाइड होती है राइट एंड लेफ्ट ब्रांच के अंदर। राइट ब्रांच अगेन डिवाइड होगी दो ब्रांच के अंदर, दैट इज़ पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच एंड मार्जिनल ब्रांच। ओके, ये नाम आप सबको याद रखना है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच एंड द सेकेंड वन इज़ अ मार्जिनल ब्रांच। ओके, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होगी वो डिवाइड होगी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच एंड सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। यानी कि राइट आर्टरी जो है वो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच एंड लेफ्ट जो है वो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच के अंदर डिवाइड होने वाली है। तो ये चार नाम जो है वो आपको याद रखना है, पोस्टीरियर, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, मार्जिनल एंड सर्कमफ्लेक्स branch, circumflex. Okay, CIRCUMFLEX, circumflex। तो ये आर्टरीज जो है वो कहाँ पे कैसे और सप्लाई करेगी? तो फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच सप्लाइज टू द वॉल्स ऑफ द टू वेंट्रिकल्स एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, वॉल्स ऑफ टू वेंट्रिकल्स एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। मार्जिनल ब्रांच होगी वो राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो सब ब्रांचेज है, दैट इज़ एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑल्सो सप्लाइज टू द वॉल्स ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सेकेंड ब्रांच जो है वो सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्ट्रियम। ओके, तो ये बेसिक जो सप्लाई है वो हमें देखना है।
post interventricular branch and anterior interventricular branch are supplies same way anteriorly and posteriorly. Walls of two ventricles and the intraventricular septum. Marginal branch right ventricle को and circumflex branch left ventricle को and left atrium को. Okay, तो marginal branch again we can say right atrium को भी supply करेगी. तो right atrium, right ventricle, marginal branch, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट atrium, circumflex branch. ओके, तो इतना बेसिक जो है वो न्यूट्रिशन ऑफ द हार्ट के अंदर आपको लिखना है. कोरोनरी आर्टरी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस एंड द सप्लाई एरिया. ओके, इतना अगर आप देखोगे तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सच एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज एन होल अगर पूछा जाए तो यू कैन राइट विद दी ईजीली. तो ये आपको याद रखना है. एटलीस्ट आर्टरीज़ के नाम, ब्रांचेस के नाम याद रहने चाहिए और कहाँ पे वो सप्लाई हो रहा है. ओके, तो इतना आपको बेसिक याद रहना चाहिए. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेडियल पल्स. डेफिनेशन ऑफ पल्स ये जानना ज़रूरी है. तो पल्स इज़ अ वेव ट्रांसमिटेड बाय इंक्रीज्ड प्रेशर विच पासिस अलोंग द आर्टरीज ड्यूरिंग द ईच हार्ट बीट. ओके, तो आर्टरीज़ के अंदर ऐसे वेव्स जो है वो पास होता है जब हार्ट बीट एक कंप्लीट होती है. ओके, तो रेडियल पल्स इज़ यूज्ड फॉर द क्लिनिकल एग्जामिनेशन ड्यू टू इट्स सिचुएशन अगेंस्ट द रेडियस बोन. ओके, जो इजीली आपको पाल्पेट कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन इन कंसर्न ऑफ मेल और फीमेल पेशेंट्स. तो इसकी वजह से रेडियल पल्स जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस होती है जो पल्स एग्जामिनेशन के लिए. वेनस पल्सेशन में बी सीन इन द जुगुलर वेन. ओके, स्पेशली इन द वेनस एनगॉर्जमेंट इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. ओके, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर आपको विजिबल होगा वेनस एनगॉर्जमेंट होने के बाद में. जुगुलर वेन जनरली वहाँ पे एग्जामिन की जाती है व्हेन पर्टिकुलर पर्सन comes into the unconscious or the radial pulse is missing. तो वहाँ पे जुगुलर वेन से आप जो है वो पल्स देख सकते हो. ओके, कैपिलरीज के अंदर जनरली ये पल्स एग्जामिनेशन नहीं होता क्योंकि वहाँ पे पल्सेस नहीं ओरिजिनेट होती और द वेव्स जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँचते. बड़ी आर्टरी ट्रक यानी कि जो मेन आर्टरीज है वहाँ तक ही ये एवरी हार्ट रिदम या तो एवरी हार्ट बीट के अंदर वहाँ पे वेव्स जो है वो पहुँचेंगे. उसके बाद में सब टाइप एंड फिर आप जब कैपिलरीज के अंदर टर्न आउट हो जाता है तो वहाँ पे हार्ट बीट या जो है वो उसके वेव्स नहीं पहुँच पाते और अल्टीमेटली पल्सेशन जो है वहाँ पे नहीं फील होगा. ओके, तो नॉर्मल पल्स जो है वो 70 to 80 हमें पता है. एग्जामिनेशन करते वक्त पल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. तो फर्स्ट थिंग इज़ रेट, कितनी बार जो है वो 1 मिनट के अंदर पल्स आपको फील होती है. सेकंड, रिदम, बीच में रुक रुक के आती है, कहीं स्लो हो जाती है, कहीं फास्ट होती है. तो रिदम आपको देखना है कि कितने पल्सेस के बाद में जो है वो रिदम कंटिन्यू होती है. जैसे कि कई बार कार्डियक फेलियर के अंदर जो है वो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और द कार्डियक डिसीज़ के अंदर एक नॉर्मल पल्स आएगी, 2 स्लो पल्स आएगी, फिर 3 फास्ट पल्स आएगी, अगेन एक नॉर्मल पल्स आएगी. तो वैसे ही जो रिदम होती है वो आपको देखना है कॉन्शियसली एंड कॉन्सेंट्रेटली. देन कैरेक्टर कैसा है उसका पर्टिकुलर पल्स का, ऑलवेज फास्ट आ रही है, ऑलवेज स्लो आ रही है, ऑलवेज चेंज हो रही है, तो वो कैरेक्टर हमें देखना है. टेंशन, यू कैन फील द टेंशन एट द आर्टेरियल वॉल कि कितना टेंशन वहाँ पे, प्रेशर वहाँ पे जो हो रहा है, और रेडियल आर्टरी और डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टरीज जो है वो उस टेंशन को सहन कर सकती है कि नहीं कर सकती, वो आपको पल्स के दौरान फील करना है. देन कंडीशन ऑफ द आर्टेरियल वॉल, अगर वो आर्टेरियल वॉल की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो सही नहीं होगी और द लूजन हो गई होगी तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम वे में जो है वो आर्टेरियल पल्स जो फील होगी या तो नहीं फील होगी, भले ही हार्ट में कोई दिक्कत ना हो. ओके, ये भी हमें ध्यान में रखना है. पल्स जो है वो सिर्फ हार्ट को ही डायग्नोस नहीं करेगा, दी एक्चुअल आर्टरी जो आप जहाँ पे पल्स एग्जामिनेशन कर रहे हो उसकी जो हेल्दीनेस है वो भी हमें पता होनी चाहिए. तो अगर एक जगह पे जैसे कि रेडियल आर्टरी जो है वो वीक हो चुकी है, उसके मसल्स जो है वो वीक हो चुके हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे फीबल पल्स आ सकती है, रुक रुक के पल्स आ सकती है,
प्रॉपर वेव्स जो है वो जनरेट नहीं होंगे, तो आपको वहाँ पे साइट चेंज जो है वो करनी चाहिए। वहाँ पे आप फीमोरल आर्टरी जो है वो चेक कर सकते हो, एंकल के अंदर जो है वो आर्टरी में चेक कर सकते हो। तो वैसे आपको डिफरेंट साइड ऑफ आर्टरी चेक करनी पड़ेगी। ओके, और उस आर्टरी को चेक करने के लिए देयर इज़ रिकॉर्ड ऑफ रेडियल पल्स जो है वो हम अगर मेंटेन करते हैं तो इट्स कॉल्ड एज अ स्फिग्मोग्राफ। स्फिग्मोग्राफ, ओके, ये याद रखें नाम अगेन। तो ये था पल्स के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमें ध्यान में रखना है। एग्जामिनेशन ऑफ पल्स के दौरान 5 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। दैट इज़ रेट, रिदम, कैरेक्टर, टेंशन एंड कंडीशन ऑफ द आर्टेरियल वॉल। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, कॉमन वेरिएशन इन द पल्स क्या होगा? तो फर्स्ट थिंग इज़ द टैकीकार्डिया। ओके, इंक्रीज्ड पल्स रेट और द इंक्रीज्ड हार्ट बीट पर मिनट, उसको बोला जाएगा टैकीकार्डिया। इंक्रीज मोर देन 80, 90 और 100। तो फीवर के अंदर, इमोशनल स्ट्रेस के अंदर, खाने के बाद में, नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर, आफ्टर एक्सरसाइज, इंक्रीज्ड BMR हो, मेटाबॉलिक बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज़्यादा हो तो भी वो जो टैकीकार्डिया वो फील होगा। जनरली BMR इंक्रीज होता है थायरोटॉक्सिकोसिस और हाइपरथायरॉइडिज्म के अंदर। तो ये था टैकीकार्डिया जिसमें हार्ट रेट जो है अबव द 80, 90 एंड 100 जो है वो जा सकता है। ब्रैडीकार्डिया जिसमें ब्रॉड हो जाएगा हार्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, तो उसकी वजह से उनकी हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ होने वाली है, गिर जाएगी। तो वहाँ पे इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, वहाँ पे इसकी वजह से जो है वो ब्रैडीकार्डिया हो सकता है। जैसे मैंने बोला नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ योगिक पर्सन, उसके अंदर भी आपको ब्रैडीकार्डिया जो है वो मिल जाएगा। एट्रियल फिब्रिलेशन, पल्स रेट राइज अप दी 400 पर मिनट, यानी कि 300-400 से भी ज़्यादा पर मिनट के अंदर हार्ट बीट जो है वो होती है उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। ओके, इट्स कॉल्ड एज अ आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। फोर्थ वन इज़ अ पल्स ऑल्टरनेंस। ओके, ALTERANS, पल्सिस ऑल्टरनेंस। तो अल्टरनेट वीक एंड स्ट्रॉन्ग पल्स का आना, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर, MI के अंदर जनरली मिलता है। एक बार वीक पल्स है, एक बार नॉर्मल पल्स है, एक बार वीक है, एक बार स्ट्रॉन्ग है, वैसे जो है वो रिथमेटिकली चेंज होता रहता है। देन फिफ्थ वन इज़ अ वाटर हैमर पल्स, यानी कि शार्प एंड स्टीप राइज एंड फॉल ऑफ द पल्स, एकदम ज़ोर से आएगा और एकदम ज़ोर से नीचे जाएगा। तो वहाँ पे आयोटिक रिकर्गिटेशन में जनरली वाटर हैमर पल्स जो है वो मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये 5 जो है वो उसके पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन। फर्स्ट इज़ अ टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, पल्सिस ऑल्टरनेंस, वाटर हैमर पल्स, ये जो, और फिफ्थ वन इज़ आर्टेरियल फिब्रिलेशन। 5 चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। तो ये था नॉर्मली हमारा पल्सिस डायग्नोसिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द रेडियल पल्स एंड उसकी पैथोफिजियोलॉजी। ओके।